एक्चुअली हमारा पहला यूनिट आई थिंक हो गया। हाँ, उसमें एक चीज रह गया, वो डुअल ऑफ सी ए बी, लेकिन मैं उसको अभी वहीं रखूंगा क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा और कुछ पढ़ना है फ्रॉम अदर यूनिट्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हम शुरू करेंगे, जस्ट मिनट को एडमिट करता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। घर पे कुछ पढ़ते हो, कोई बुक वुक इसकी? हेलो। हाँ सर। कौन सी? सर वो पीडीएफ ई बुक थी कोई, वही पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन सी, किसकी? वही पूछ रहा हूँ ना। मैंने तुम्हें कहा था सिमन्स का देखना मेनली, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है और वो सेल्फ कंटेन्ड है, तुम्हें कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब हम थोड़ा सा जो करने वाले हैं, ऑब्वियसली अभी तक जो किया तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक दैट्स लाइफ, है ना। आसान तो होती नहीं चीजें दिन ब दिन, बिकॉज यू रीच नेक्स्ट लेवल, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद आगे। ओके, लेट्स डू दिस। पहली चीज मैं सोच रहा हूँ मैं शुरू कहाँ से करूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग। देखो, थोड़ा सा तुम मेहनत ज्यादा करोगे। सो फार वी नो अबाउट एक्स इज नॉर्मल लीनियर स्पेस। ऑफ कोर्स इसका एक नॉर्म है, over some field k, then इस पे एक नॉर्म है। Let's call this square, से लिखते हैं। There is a norm, it's a vector space over a field k, and norm has certain properties. Then we talk about its dual. Dual of x is nothing but bx over this field k. And it means all functions, scalar valued functions f from x to k, such that f is linear and continuous. और उसी को हम कहते हैं कि modulus of fx is less than or equal to k times norm of x for all x belonging to x, where k is some positive number. तो फिर हम इस पे एक norm करते हैं, what is the operator norm, the dual norm. तो norm of f is defined to be supremum over norm x equal to 1 modulus of fx. So that would be our norm. So with this norm, ये जो x star है, it's a Banach space. Actually, it's a normal linear space, and since it's codomain जो यहाँ पे है ना, वो field है और complete है, और हमने किया है कि अगर ये codomain complete हो तो जो boundary linear operators from x to that space are also form a Banach space. अब ये करने के बाद now I have got two sets of two vector spaces. So I have got x star is a vector space, right? And x is a vector space. ठीक है ना? तो जब मैं कह रहा हूँ f यहाँ पे है तो उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, यानी if x और f और x का आपस में इंटरसेक्शन है, मतलब एक इंटरेक्शन है इस डुअल के एलिमेंट्स का और इसके x के एलिमेंट्स का, वो क्या है कि अगर मैं x को रन करता हूँ, I can think of f as a function from x to k that is linear and continuous. And what do I get for each x? For each x belonging to x, think about this, and a fixed f belonging to x star, I get a number.
I get fx belonging to k. ठीक है, यानी अगर मैं x कोई भी एलिमेंट लेता हूं, वही तो मतलब है ना f is a function from x to k. तो for each x I get something here in k. For each x here I get fx here. अब अगर मैं उल्टा करूं, थोड़ा ऐसे सोचूं, थोड़ा क्रिएटिवली सोचूं, वो है कि फॉर ईच f बिलोंगिंग टू x स्टार, अब मैं अगर f बहुत सारे लूं और x को फिक्स करूं, then fx also belongs to k. मैं चाहता हूं इन दोनों स्टेटमेंट्स को तुम सोचो. देखो, क्योंकि फॉर एवरी f एंड फॉर एवरी x, बिकॉज ऑल f's belonging to x स्टार आर सर्टेनली मैपिंग्स फ्रॉम x to k. यानी जब तक f x स्टार में है और x x में है, fx जो है belongs to k. Now if I let x run over x कोई भी x हो, और अगर मैं f को फिक्स करूं तो ये बन जाता है, मतलब x है मेरी डोमेन. यहाँ पे अगर मैं यहाँ सोचूं, डोमेन मीन्स जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो x को अगर मैं डोमेन मानूं, I am getting fx which is a scalar, so I am getting a mapping from x to k. लेकिन अब अगर मैं f लूं सारे के सारे x स्टार में और x को एक ही फिक्स रखूं, तो I also get fx belongs to k, लेकिन मेरी डोमेन जो है वो बन जाएगी x स्टार. तो जब इस तरह के दो सेट्स हों आपस में, such that for every f belonging to x star and for every x belonging to x, fx स्केलर में है, तो मैं x को फिक्स करके x स्टार को डोमेन मान सकता हूं, या f को फिक्स करके x को डोमेन मान सकता हूं. अभी तक हमने एक किया, अभी तक हमने क्या किया, जो यूजुअल था, जिस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, मैंने माना मैं x कोई भी x हो सकता है और f को मैं फिक्स करता हूं, देन दिस इज ए कंटिन्यूअस लीनियर मैप. मेरी बात समझ में आई? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं x स्टार को डोमेन मानूंगा. ये जो fx है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, f सब x ऑफ f, मतलब इसका नाम मैं बदल दूंगा सिर्फ इसलिए. अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर तो वही है जो k में है, लेकिन अब f जो है वो वेरिएबल है और fx एक फंक्शन है जो मुझे भेज दिए. मतलब अगर मैं fx को ऐसे अब डिफाइन करूं, देन fx, दिस fx जो है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन ऑन x. लिखी नहीं रहा है. This f sub x can be thought of as a function from x star to k. हालांकि जो डोमेन में जो वैल्यू आएगा वो वही है, अंडर द सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे मैं f को फिक्स्ड मान रहा हूँ, f इज अ फंक्शन. यहाँ पे f को मैं मान रहा हूँ एनी f बिलोंगिंग टू x स्टार, सो दैट मतलब आई कैन थिंक ऑफ x स्टार एज अ डोमेन. तो मैंने क्या किया, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. दैट इज फॉर एवरी x belonging to x, I can find f sub x defined from x star to k, defined as fx at f is equal to f of x. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. So I've got now x, तो मैंने इस पे f's लिए, f belonging to x star. तो f को अगर मैंने फिक्स किया, I'm getting a function from here k, and I'm getting say f of x1, f of x2, ठीक है ना, so on and so forth. अब अगर मैं लूं, यही मैं कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे अब x स्टार मेरी डोमेन है और मैं ले रहा हूं x belongs to x, इसको मैंने फिक्स किया, ठीक है ना. अब मेरी डोमेन है ना, ये डोमेन है, तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे f1, f2, so on and so forth. What I am taking here कि x को मैंने फिक्स किया, यहाँ मैंने दिया f1 of x, then f2 of x, f3 of x, right? तो ये मतलब यहाँ पे x रन कर रहा है, यहाँ पे f रन, यानी यहाँ पे it is a function of f, x is fixed. So इसको मैं कह रहा हूँ f of x, इस फंक्शन, जो ऑफ कोर्स यहाँ भी हम फील्ड में लैंड करेंगे, यहाँ भी फील्ड में लैंड करेंगे, लेकिन हमारी जो डोमेन है, हम सोच सकते हैं यहाँ पे x डोमेन है, यहाँ पे x स्टार डोमेन, ठीक है.
So in this way I have defined, मतलब अब इससे हुआ क्या, अब जो ये fx है, अगर मैं सोचूं, अगर मैं इस fx एट f को सोचूं, नाउ एज अ मैपिंग, अब जो मैंने f1 f2 कहा ना यहाँ पे, उससे थोड़ा गलतफहमी हो सकती है दैट इट इज अ काउंटेबल सेट, ये मैंने बताने के लिए कहा कि इट रन्स ओवर f's, सो अदरवाइज दिस इज अनकाउंटेबल, इसको हम इस तरह से लिस्ट नहीं कर सकते हैं f1 f2 f3, इट्स नॉट अ काउंटेबल सेट, बट बताने के लिए कि इट रन्स ओवर f's, मतलब एलिमेंट्स ऑफ x स्टार। ओके, अगर मैं इस मैप को देखूं, how about if I want to evaluate now sum of two, because जो f x star है ना, ये जो मेरा x star है, it's after all a vector space, so I can add two things here. अगर f1 यहाँ पे है, f2 x star में है, तो उनका sum भी इसी में है, तो मुझे बताना होगा what is this. So this would be by our formula f1 plus f2 applied to this x, which by pointwise addition inside pointwise addition of functions जो कि defined है, it is f1 of x plus f2 of x, और वो क्या है, that is by definition just f sub x of f1 plus f sub x of f2. Similarly, if I want to find fx of alpha f1, by this formula it should be alpha f1 applied to x, so that would be alpha times f1 of x, and of course that would be alpha times f sub x of f1. तो इसका मतलब ये जो fx इस तरह से जब डिफाइन करेंगे, taking x star as a domain by this formula, then fx is a linear map. fx is a linear map. How about f sub x? देखो f sub x in mod किसके बराबर है? It is equal to mod of fx. Sorry, fx, f sub x at f. ठीक है ना? Now f जो है वो belong करता है x star में, it's a bounded linear map, वही तो है मतलब f का. So this would be less than equal to norm of f into norm of x. लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, norm of x into norm of f. यानी मुझे मिला f sub x at f is less than or equal to norm of x into norm of f. So अगर मैं इसको सोचूं, it is like t of x जो नहीं, अगर मैं इसको सोचूं, अभी डोमेन है तो हमें पता है ना, इसको मैं मान सकता हूँ ना, for a fixed x this is a positive number, so I have found that f sub x at f जो है in modulus is less than equal to some k which is a positive number into norm of f. तो अगर तुम्हें याद हो, our definition of a continuous linear operator is exactly this. So since it is linear and this property holds, it means that fx is continuous, है ना? तो मैं वापस अब मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने fx को डिफाइन किया from x star to k by this formula, x star of the functional is the value of the function at this point x. So what I have got fx is a continuous linear map. So I have got fx जो है, it is a map from x star to k such that, okay, तो अगर ऐसा हो तो ये कहाँ बिलोंग करता है, तो इट्स अ लीनियर मैप फ्रॉम x स्टार टू k दैट इज कंटिन्यूअस. देखो जब मैं x टू k ढूंढता हूं ना, ऑल मैप्स लीनियर एंड कंटिन्यूअस, अगर मैं कहूं f इज अ लीनियर मैप, f इज लीनियर एंड कंटिन्यूअस, तो उसका मतलब f बिलोंग्स टू x स्टार, वही है ना जो हमने अभी तक किया है. इफ f इज अ map from normal linear space x to the field k that is linear and continuous, then we say it belongs to x star, because x star is the collection of all such maps, all such functions that are scalar valued, linear and continuous. तो यहाँ पर वो है, ये जो f sub x है, it's scalar valued, it's continuous and linear, so I can say, अब लेकिन यहाँ पे x star है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, then fx belongs to x double star.
because it's a linear continuous map on x star, यानी x double star का मतलब है x star का star। क्योंकि अगर तुम इन दो डेफिनेशंस को आपस में देखोगे तो यहाँ सिर्फ x की जगह x स्टार है, लेकिन इनमें तो फर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी नॉर्मल लीनियर स्पेस है, ये भी नॉर्मल लीनियर स्पेस है। हाँ, नॉर्म डिफरेंट है, डजंट मैटर। सो फार हम कहाँ पहुंचे? मैंने अभी जो मैंने किया, फॉर एवरी x belonging to x, I can define there exists an fx belonging to x double star, defined by fx at f is equal to f at x। और अगर मैं इनका मॉड लूं, it implies that, यानी इसी को, now this is less than equal to norm of x into norm of f, यानी fx in mod is less than equal to this k। तो इसका मतलब norm of fx जो होगा, it's by definition the infimum of these k's, so norm of x should be less than equal to norm of x। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो हम इससे पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब है चूंकि fx at f is less than equal to some k times norm of f, तो हमने पहले ही कहा है किसी भी बाउंडेड लीनियर मैप के लिए ये जो k's हैं हम दिखा चुके हैं, इनका जो ये नंबर्स यहाँ पे आते हैं ना विच बाउंड इट, तो ये जो ऑपरेटर का नॉर्म होता है, फंक्शन का जो नॉर्म होता है, वो होता है लीस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ k's। सो नॉर्म ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, और हम ये भी लिख सकते हैं modulus of fx at f is less than equal to norm of fx into norm of x। By the way, what would be norm of fx की जो definition होगी वो वही होगी जो इससे पहले थी, यानी it would be supremum over norm f equal to 1 norm of rather mod of fx at f। मतलब कोई फर्क नहीं है, हमारा यहाँ मॉडुलस है। Okay, so what I am trying to say, now what we have, for every x there exists an fx belonging to x star such that fx का जो norm है वो less than equal to norm of x है। लेकिन हम we can improve further, हम actually दिखा सकते हैं ये जो fx इस तरह से हमने define किया, हम दिखा सकते हैं कि norm of f sub x जो है वो same है as norm of x। so let's, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा इसके लिए। ओके, अब हम कन्वर्स दिखाएंगे, ठीक है। कन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे? नाउ फॉर ईच नॉन जीरो x बिलोंगिंग टू x, ठीक है ना, बाय हान-बनाक थ्योरम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले ही बाय हान-बनाक थ्योरम, उसको हम बहुत यूज करेंगे थ्रू आउट। बाय हान-बनाक थ्योरम, फॉर ईच नॉन जीरो x belonging to x there exists f belonging to x star such that, क्या था अपना f, चलो बजाय मैं लिखूंगा इसको f naught, just to make things a little easy, I would have norm of f naught of x जो है that's equal to norm of x, ऐसा ही हमने किया था, है ना, and norm of f naught is equal to 1, ये हमने किया for every non-zero x, right? उसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने डिफाइन किया ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वो वाली डेफिनेशन लगाऊं, उसका मतलब f x at f naught जो है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही है, is equal to norm x for some f naught belonging to x star with norm of f naught equal to 1, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इसका मॉड है, इसका मतलब ये हुआ कि norm of fx जो है that is equal to supremum over norm of f equal to 1 modulus of f x at f।
क्योंकि सुप्रीमम है, it would be greater than equal to mod of fx at f naught. Can you see that? Because norm of f naught is 1, so it is member of this set, satisfies this criteria. ये उनमें सबसे बड़ा है तो greater than equal to. But this is equal to actually norm of x by Hahn-Banach theorem. Now this is for every non-zero, तो zero के लिए तो obvious है, zero के लिए zero operator है. So उसका मतलब ये हुआ कि norm of fx जो है is greater than equal to norm x for all 0 not equal to x. But if x is equal to 0, then f of x is equal to 0 for all x belonging to 0. That means fx at f is equal to 0, है ना? Which means that क्या करना है? fx norm of fx जो होगा whatever fx at f is equal to 0 for this x. हाँ ठीक है, तो इसका मतलब फिर norm of fx जो होगा वो होगा सुप्रीमम. नहीं, फिर भी ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि अगेन इट इज 0, तो इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू सम नंबर, यानी बराबर, मतलब यहाँ तो ट्रिवियल है इस दिस केस में. एनीवेज, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं, पहला अगर मैं इसका नाम यहाँ रख दूं 1, इसका नाम रख दूं 2, आई वुड गेट समथिंग लाइक दिस. बाय फर्स्ट एंड सेकंड norm of fx. I would have norm of fx is equal to norm of x. No of x. हाँ, जीरो वेक्टर के लिए ऑब्वियस होगा क्योंकि अगर मैं जीरो लेता हूँ फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि fx होगा 0 for all x belonging to x. It's just a zero operator, so it means that f would be the zero operator in that case. तो मतलब ये कब होगा? When f is the zero operator, है ना? यानी ये तभी होगा then, और फिर ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0, because 0 would be sent to 0 by a linear operator. Doesn't matter, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है. ओके, सो फार हम, अगर मैं अब रिपीट करूं फिर से, सो फॉर ईच x belonging to x there exists f sub x belonging to x double star such that norm of x is equal to norm f sub x. तो अब हम कुछ हमें मिल रहा है, नो वी आर गेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड x डबल स्टार, है ना? है कि नहीं? हाँ सर. तो अगर x यहाँ पे है तो देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल हियर. So therefore I can define a map. I can define a map J from x to x double star. कैसे? By J of x is equal to f sub x, क्योंकि यहाँ पे है ना. So ये एक मैप डिफाइन करता है ना, यानी मुझे कुछ यहाँ मिल रहा है तो उसके बदले उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई मेंबर है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया बाय मैप. So the question is it well defined? तो वेल डिफाइंड के लिए मुझे क्या करना होगा? सपोज f sub xn is equal to f sub x2. It means they are same as functions. It means that f sub x1 at f is equal to f sub x2 at f. This is true for, because maps तभी same होते हैं जब उनका action same होगा, और इसका action जो है, because fx belonging to x double star means fx is a map from x star to k. Okay, so लेकिन इसकी definition जो है, definition क्या है? Definition ये है कि f sub x at f is the same as fx. So this is just f of x1 is equal to f of x2 for all f belonging to x, right? तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ? Oh no, मैंने तो उल्टा कर दिया. मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ ये 1 1 है. चलो मैं दोनों साइड से जाऊंगा. चलो इससे ये 1 1 प्रूव होगा, है ना? यानी मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, चलो सपोज यहाँ में, चलो उल्टा करते हैं, मैंने गलत कर दिया.
ठीक है, एक्चुअली हम बाद में करेंगे इसको 1 1 दिखाने के लिए, लेकिन पहले ज्यादा है इंपॉर्टेंट वेल डिफाइंड दिखा। वेल डिफाइंड के लिए एक्चुअली मुझे कहना है सपोज x1 इज इक्वल टू x2, इट इंप्लाइज दैट कैन आई से f ऑफ मुझे क्या चाहिए, x1 अगर x2 के बराबर है then I can do it that way. अगर x1 x2 के बराबर है तो क्या होगा, तो f of x1 would be equal to f of x2 for all f belonging to x star. Why? Because f is well defined, क्योंकि ये functions है ना, तो अगर वैसा है तो it means f sub x1 at f is equal to f sub x2 at f for all f belonging to x star, यानी इनका एक्शन सेम है, that means f sub x1 is equal to f sub x2. मतलब ये easy वाला था, ये वाला थोड़ा सा जब हम दिखाएंगे 1 1 थोड़ा हमें यूज करना पड़ेगा हम बनाते हैं. So which means that j of x1 is equal to j of x2. तो पहले हमारा जो काम है वो हो गया, हाँ ठीक है, ओके. सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तुम रखोगे f is well defined, तो इससे प्रूव हो गया j is well defined. Good. तो I have got a map. Good. I have got a map j from x to x double star. फिर से हम करते हैं, by j of x is equal to f sub x, where f sub x at f is equal to, it is defined as f of x for all f belonging to x star. तो हमने क्या किया, ये वेल डिफाइंड मैप है, j is well defined, और ये भी हमें पता है, चलो हाँ हम करेंगे j is linear because j of x1 plus x2 would be f sub x1 plus x2, and if I want to know what is f of x1, I have to see its action. Now f sub x1 plus x2 applied to f by our formula is actually f of x1 plus x2. So that is the same as f sub x1 plus f sub x2, which is the same as f sub x1 at f plus f sub x2 at f. Now which is the same as f sub x1 plus f sub x2 applied to f, यानी इनका एक्शन जो है, now this is true for all f belonging to x star, इसका मतलब इनका एक्शन जो है ना अपने डोमेन पे इस फंक्शन का और इस फंक्शन का सेम है, यानी they are same, and I can write that this function is equal to, it has the same action as this function, which is equal to j of x1 plus j of x2. ठीक है, now j of alpha x1 similarly can be written as f of alpha x1, और अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ f of alpha x1 का काम क्या है, so f of alpha x1 applied to f would be the same as f applied to alpha x1, which would be alpha times f of x1, and वो तो तुम कर ही सकते, यानी this is actually alpha of f of x1, that would be alpha into j of x1. तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने से हो जाता है. So now what do I have? J is well defined and J is linear. J is linear. बहुत अच्छा हो रहा है अभी. So J is well defined, J is linear. Now I show that J is 1 to 1, जो ना मैं दिखाना चाहता था. 1 to 1 के लिए मुझे क्या करना होगा? Now J is also 1 to 1. So what is j of x? फिर से हम लिखते हैं, it is f sub x. 1 to 1 के लिए मुझे क्या करना है? मैं मानूंगा j of x1 is equal to j of x2, और मुझे दिखाना है then x1 must be equal to x2. It would imply that f sub x1 is equal to f sub x2 as mappings. But that would mean mappings का एक होने का मतलब है उनका एक्शन सेम होता है on their domain, और इसकी डोमेन है x star. So for all f belonging to x star, which would imply by the formula f of x1 is equal to f of x2
for all f belonging to x star. तो क्या इससे मैं मान लूं, does it imply that x1 is equal to x2? हाँ सर, क्योंकि क्यों? ये पहले से ही है। नहीं, वो तो तब होगा ना जब f हो, मतलब ये नहीं, ये सीधा नहीं है ये इम्प्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल f, हम कह रहे हैं बहुत सारी फंक्शंस जो है, मतलब सारी की सारी फंक्शंस x1 और x2 को सेम जगह पे मैप करती है। मतलब x1 x2 को जो बहुत सारी फंक्शंस हैं f सारी की सारी, मतलब उससे कुछ वायलेट नहीं होता एज सच। ठीक है, नाउ वी क्लेम दैट, नाउ फॉर, यहां मैं लिखता हूं, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर अदरवाइज सपोज x1 x2 के बराबर नहीं है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, x1 माइनस x2 0 के बराबर नहीं है ना। That would imply by Hahn-Banach theorem there exists some f belonging to x star, ये हमने कर किया था उसकी corollary, such that f of x1 minus x2 is not equal to 0. किसी नॉन जीरो एलिमेंट को वो नॉन जीरो पे भेजता है ना, ये तो अभी हमने यूज भी किया किसी जगह। Which means that चूंकि f लीनियर है, there exists some f belonging to x star such that f of x1 cannot be equal to f of x2 because f is linear. यहां क्या बोल रहा है, देखो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो कोई f है जिसके लिए ये बराबर नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ना सभी f के लिए बराबर, ये तभी पॉसिबल है जब x1 is equal to x2. तो so I think that's clear, which implies that J is 1 to 1. So far हम कहां पहुंचे, I have got J is a map from x to x double star defined by J of x is equal to f sub x, and f sub x is defined as f sub f is equal to f of x for all, इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि मतलब दिमाग में आ जाए बात, बार बार कर रहा हूं. So I have found that J is well defined, right, linear and one to one. और एक और प्रॉपर्टी जो हम कर चुके हैं वो ये है कि norm of Jx is equal to norm of f sub x by our formula, लेकिन f sub x का norm होता है norm of x, वो हम कर चुके हैं ये वाला. So that is, अब अगर मैं इसको कलेक्ट करूं तो हमें क्या मिल रहा है, now think about it now. J जो है, J well defined है, linear है, 1 to 1, जिसका मतलब Jx के जितने एलिमेंट्स होंगे ना, Jx would be contained inside x double star, right, right, होगा ना. Jx would be, it would be isomorphic because it is a 1-1 onto map, है ना. तो J जो है, it's a map from x to its range Jx. अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, then it is 1-1 onto B, क्योंकि अब मैंने रेंज रखा, so it's a bijection that preserves linearity, that's linear, and also preserves norm. It preserves everything. So I can say x is isometrically isomorphic to Jx, which is contained inside x double star. ठीक है, isometrically isomorphic, it is a bijection, of course 1-1 तो हम दिखाई चुके, onto तो होगा ही क्योंकि मैंने खाली रेंज ली, और linear और norm सब कुछ प्रिजर्व होता है. So Jx is a copy, तो I can say Jx is a copy of x, मतलब इसमें सभी प्रॉपर्टीज हैं नॉर्म लीनियर स्पेस की, जो x में है वो Jx में भी है, इनका नॉर्म प्रिजर्व होता है, लीनियर स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है, कार्डिनलिटी प्रिजर्व होती है. तो Jx is a copy of x inside x डबल स्टार. और मैंने कहा था जब हम आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं तो x और Jx में एज नॉर्मल लीनियर स्पेसेस के कोई फर्क नहीं है. जब ना ये सारी प्रॉपर ये चीजें सारे क्राइटेरिया पूरे हों, x इज द सेम, इसकी सिर्फ रीलेबलिंग है, इसीलिए मैंने कहा इसको कॉपी ऑफ x. सो देयर लाइज
a copy of x in x double star. ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहते हैं J is an embedding. जब ऐसा कोई मैप हो ना, J is an embedding, यानी कहने का मतलब है J maps x to x double star, मतलब JX जो है it takes all properties of x and makes it into x star, यानी it embeds, ये उसको अंदर डाल रहा है बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज के साथ into x double star, it embeds it inside x double star. So तो इसको हम कहते हैं J is called canonical embedding of x into x double star. और कुछ बुक्स, अब बहुत सारी बुक्स इसको साइज से रिप्रेजेंट करती हैं, इसके लिए लेटर यूज करती हैं, लेकिन मीनिंग तो वही है. मीनिंग क्या है कि J of x is equal to f sub x, where f sub x of course belongs to x double star defined by fx at f is equal to f at x. अब ये भी हो सकता है कि Jx जो है वो इसकी जो रेंज है वो पूरी की पूरी कोडोमेन हो, है ना. इफ यानी अगर J is on to, J अगर on to है, of course J is on to, J is on to when I take it from x to Jx, है ना, मतलब to its range. But if I take J as a map from x to x double star, it may or may not be on to, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमने प्रूव नहीं की और कर भी नहीं सकते, वो कॉम्प्लिकेटेड. तो बट 1-1 हमने किया, हमें क्या उसके साथ, हमने सिर्फ इतना कहा कि इट इज एन एम्बेडिंग, हमने नहीं कहा इट्स एन आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू x double star. लेकिन अगर ऐसा हो जैसा कि बहुत सारी स्पेसेस में होता है, तो अगर J is on to as a map from x to x double star, तो we can write now, चूंकि ये है आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू x, then x is isometrically, then x would be isometrically isomorphic to x double star, or we straight away write x is equal to x double star, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्या दिखाया था, LP star is isometrically isomorphic to LQ, तो फिर हम लिख देते हैं LP star is equal to LQ, है ना, जो डुअल्स की बात जब हमने की. तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x is equal to x double star अगर Jx x double star के बराबर होगा, because x is indeed isometrically isomorphic to Jx. So then we say x is reflexive. मुझे लगता है आज मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इसको ठीक से डाइजेस्ट करो, कुछ नया था. अब लेस देन 1 मिनट है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स कितने आए थे? सर आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, ई बुक है उसके लिए, उससे हाँ मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं. सिमन